Hi everyone. Today we have discussed the remaining points of the Muhammad bin Tughlaq's administrative reform. Okay. In the last video, we have discussed two of the points, and number one is the taxation in Indore, and the second was the shift of the capital. हम लोगों ने इससे पिछला वाला जो वीडियो बनाया था, तो उसमें खास करके आपको दो पॉइंट के बारे में हमने समझाया था, टैक्सेशन इन इंदौर के बारे में और शिफ्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। आज जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गया आप लोग का उसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का, आज हम लोग वो पार्ट्स सब करने के लिए जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टोकन करेंसी। अब बात आती है इस टोकन करेंसी की, तो हम लोग टोकन की बात कर रहे थे कि ये टोकन जो करेंसी था इसका क्या किस तरह से इंट्रोडक्शन किया गया था। तो टोकन का मतलब सबसे पहले समझे, अ वाउचर दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स। कहते हैं कि एक ऐसा वाउचर जिसको खास करके एक्सचेंज करने के लिए सामान के बदले में उसको दिया जाता था, तो ये टोकन कहलाता था। तो आज हम लोग उसी टोकन करेंसी के ऊपर में बात करने के लिए आ रहे हैं। इसमें भी है कि इन 1329 ये जो टोकन करेंसी की बात हम लोग करते हैं ना, तो ये 1329 की बात है। क्या हुआ था उस समय में कि इन 1329 मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड अ टोकन करेंसी। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, एक तरह से टोकन करेंसी को ना एक तरह से वो इंट्रोड्यूस किया था। एंड देयर वर द टू व्यूज अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। और कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ना वो उनका दो व्यू था, खास करके क्यों वो ऐसा करना चाहता था, क्यों वो इंट्रोड्यूस करना चाहता था। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट, कुछ हिस्टोरियंस जो थे वो लोग ये बिलीव करते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक हैड प्लान ऑफ द कन्क्वेस्ट इन सेंट्रल एशिया, कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक तरह से प्लान है ना वो कन्क्वेस्ट करने का है, कहां पर में, तो सेंट्रल एशिया के तरफ। फॉर विच ही नीडेड मोर मनी, जिसके लिए उसे पैसे की, बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत थी। ये जो टोकन करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसके पीछे पहला कारण आपका ये दिया गया है। लेकिन वहां पे और कुछ हिस्टोरियंस वगैरह थे। सो अदर्स वर द बिलीव दैट देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहते हैं कि उस समय में बहुत सारे और हिस्टोरियंस थे, उन लोगों का यह मानना था कि वहां पे ना वर्ल्ड वाइड में तरह से सिल्वर की जो थी ना वो एक तरह से शॉर्टेज हो चुकी थी। शॉर्टेज की होती है कमी, जिसको हम लोग कहते हैं उस पीरियड में। एंड द सुल्तान जो थे ना उस समय में, दस इशूड द टोकन कॉइन ऑफ ब्रास एंड कॉपर फॉर डे टू डे यूज। और इसलिए सुल्तान जो था उस समय में वो एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था टोकन का, टोकन कॉइन्स का। सो टोकन कॉइन किसका, तो ब्रास का और एक तरह से कॉपर का, वो डे बाय डे यूज के लिए इस चीज को सब कर सकता था। नो, सो दिस कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज अ प्योर, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर कॉइन। और वो जो कॉइन्स उस समय में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉपर का या फिर ब्रास का, उसका सेम वैल्यूज किसके तरफ उन्होंने रखा था, तो जो सिल्वर कॉइन का जो वैल्यू था ना उसके बराबर में उन्होंने रखा था। एंड फर्दर ही कुड बी द एक्सचेंज फॉर द सिल्वर कॉइन्स एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। और फिर इसके बाद में क्या होता है ना कि फर्दर वो एक तरह से ना, मतलब वो लोग जो थे ना दे कुड बी एक्सचेंज फॉर द सिल्वर कॉइन, और जब कभी भी जरूरत होगा तो उसको, मतलब किसको, ब्रास को और कॉपर का जो कॉइन्स था उसको वो लोग एक्सचेंज कर सकता था। किससे एक्सचेंज कर सकता था, तो जो ट्रेजरी थी, रॉयल ट्रेजरी थी उसमें से। ये जो था बातें वो उस समय में एक तरह से सुल्तान की तरफ से कहा गया था। तो उस तरह से ऑर्डर दे दिया गया था कि उसके बदले में कॉपर जो ब्रास था उसके बदले में वो अपना सिल्वर का जो कॉइन था उसको वो एक्सचेंज कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि मोहम्मद however failed to check the illegal minting of coins। लेकिन मोहम्मद जो था ना उस समय में, मोहम्मद बिन तुगलक, वो एक तरह से ये चीज फेल हो गया था उसमें कि जो मिंटिंग थी उस समय में कॉइन का, मतलब कॉइन का बनाने वाला जो मशीन वगैरह होता था उसको चेक करने में जो इलीगल मिंटिंग थी, ऐसा होता ना कि पैसे वगैरह जैसे छपते वगैरह है तो वो किसी, मतलब एक तरह से राजा के अंडर में हुआ करता है। लेकिन उस समय में क्या था कि वो ऐसे इलीगल बहुत सारे मिंटिंग जो थी ना वो इनके मतलब प्रदेश में बन चुका था। एंड द डिजाइन ऑफ द कॉइन्स वाज सिंपल इनफ फॉर द ऑर्डिनरी क्राफ्ट्स पीपल टू कॉपी। और कहते हैं कि जो डिजाइन जो था उस समय में खास करके ना उस कॉइन का, वो इतना सिंपल था कि कोई भी जो उस समय में क्राफ्ट पीपल हुआ करते थे वो उसका ना एकदम सिंपल वे में एक तरह से उसका जो कहते हैं ना हम लोग कि टू कॉपी बना लेना,
वो उसको वो कर सकते थे। सो एज ब्रास एंड द कॉपर वेयर द इजिली अवेलेबल, और उस समय में था क्या कि ब्रास भी और कॉपर भी आपका इजिली जो था वो पाए जाते थे, अवेलेबल थे उस समय में, एंड मच चीपर देन द सिल्वर, और इतना ही नहीं, सिल्वर से भी वो बहुत ही चीपर हुआ करते थे, मतलब जो कहते हैं इसमें सिल्वर का नाम दिया गया है, उससे बहुत ही सस्ते मिल जाते थे। सो पीपल बॉट द ब्रास एंड कॉपर इन बल्क एंड स्टार्टेड द मिंटिंग कॉइन्स एट होम। कहते हैं कि उस समय में आदमी ने फिर क्या किया, बहुत ज्यादा से ज्यादा ब्रास का और कॉपर का वो लोग क्या किया, एक तरह से खरीदने लगा, और खरीदने के बाद में अपने घर में ही मिंट बना करके और उसका कॉइन जो था वो अपने घर में बनाना चालू कर दिया। द किंगडम वाज फ्लडेड विद द फॉर्ज कॉइन्स। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा किंगडम जो था ना, फॉर्ज कॉइन से मतलब डुप्लीकेट कॉइन से क्या था कि एकदम पूरा का पूरा भर चुका था। मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू। अब क्या होने लगा कि पैसे जो थे उस समय उसका वैल्यू खत्म होने लगा। एंड ट्रेड सफर्ड एज अ फॉरेन मर्चेंट्स, कहते हैं कि ट्रेड भी जो थे ना वो भी एक तरह से सफर्ड होने लगा, और जो फॉरेन मर्चेंट्स थे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कॉइन, और वो लोग जो था ना वो एक तरह से उस कॉइन को ना रिफ्यूज करने लगा लेने से। ये सारी की सारी प्रॉब्लम वगैरह होने लगी। नाउ द सुल्तान हैड टू गिव द सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ द फॉर्ज वंस। कहते हैं कि वो तो पहले ये चीज डिस्कस कर चुका था कि कॉपर का, ब्रास का जितने भी कॉइन्स वगैरह होंगे उसको हम सिल्वर के साथ में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अब सुल्तान ने क्या किया, जितने सारे ब्रास या कॉपर जो भी पीपल के पास में था ना उसको एक तरह से सिल्वर कॉइन में क्या करने लगा, एक्सचेंज करने लगा फॉर वंस के बदले में। नो द ट्रेजरी देन बिकम द एम्प्टी। अब क्या हुआ कि मतलब जो कोष था, एक तरह से ट्रेजरी जो थी वो पूरा का पूरा खत्म होने लगा, धीरे धीरे खत्म होते चला गया, एकदम पूरा खाली हो गया। एंड द एक्सपेरिमेंट हैड टू बी द विथड्रॉन। और जो एक्सपेरिमेंट उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक का था कि ब्रास और कॉपर को एक तरह से बनाया जाएगा कॉइन के रूप में, और उसका यूज उसी तरह से करेंगे जैसे सिल्वर का हुआ था, उसको एक्सचेंज उसी तरह से करेंगे। तो क्या हुआ, वो उसके ऊपर में भी फिर रोक लगा दिया गया। ये भी एक्सपेरिमेंट उनको वहां से विथड्रॉ करना पड़ा। सो बरानी एक उस समय में राइटर थे, उन्होंने लिखा था क्या चीज कि दैट द हीप्स ऑफ द ब्रॉन्ज कॉइन्स रोज लाइक अ माउंटेन। कहते हैं कि वो उस समय में ना वो जो एक तरह से हिप्स का अर्थ होता है पहाड़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो एक तरह से ब्रॉन्ज कॉइन या जो लोग बनाया था ना फिर इसका ब्रास का, वो उसका एक तरह से पहाड़ जैसा बन गया। कहां पर में, तो नियर द तुगलकाबाद। कहां पर में ये बना, तुगलकाबाद में। तो इस तरह से जो थी ना, ये भी जो उनका एक एक्सपेरिमेंट था खास करके, वो भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था उसमें 3rd नंबर पॉइंट में हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी के बारे में समझा कि किस तरह से ये भी जो चीज था वो फेल हो गया। तो टैक्सेशन इन दौर भी फेल हुआ, शिफ्ट ऑफ कैपिटल भी फेल हो गया, और इंट्रोडक्शन ऑफ अ टोकन करेंसी भी फेल हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाला जो पॉइंट हमारा वो है खुरासन एक्सपेडिशन का। खुरासन एक जगह का नाम था उस समय में, और कहते हैं कि उसको एक्सपेडिशन का मतलब था उसको एक तरह से अपने कब्जे में लेने का। क्या था वो, उसके ऊपर में क्यों ऐसे चढ़ाई की, या क्या हुई, बातें नहीं हुई, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। कहते टू एक्सपेंड द एम्पायर, अपने एम्पायर को एक तरह से एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू कनकर द खुरासन इन सेंट्रल एशिया। अपने एम्पायर को और बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो जो खुरासन जगह था ना उसको डिसाइड किया कि हम उसको कनकर करेंगे, मतलब उसको अपने कब्जे में लेंगे, ऐसा इनकी डिसीजन थी। एंड ही राइज अ लार्ज आर्मी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा सा आर्मी जो था वो बनाया। एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेपन्स, और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे पैसे वगैरह भी खर्चे किए वेपन्स के ऊपर में, और किसके ऊपर में, अदर वॉर सप्लाईज के ऊपर में, और बाकी जो लड़ाई करने वाली जो सामान वगैरह थी ना उसको लाने के लिए, सप्लाईज करने के लिए, इसके ऊपर में उन्होंने बहुत सारा का सारा पैसा वगैरह भी उस समय में खर्चा किया। द सोल्जर्स वर आल्सो गिवन 1 ईयर्स सैलरी इन एडवांस, और इतना ही नहीं, सोल्जर्स थे उस समय में उनको भी 1 साल का जो था ना सैलरी वो एक तरह से एडवांस में एज ए, जिसको एक तरह से हम लोग इंसेंटिव कहते हैं ना, उसको दे दिया गया, मतलब एडवांस में ही पहले दे दिया गया
क्योंकि वो लार्ज आर्मी जो बनाए थे, वो आर्मी जो जाता खुरासन के मतलब एक तरह से कंकड़ करने के लिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा आर्मी जितना उन्होंने बनाया था उस समय में सबको एक एक महीना पहले ही पूरा का पूरा इंसेंटिव दे चुके थे, वो ये खर्चा जो था वो किए थे। एंड द एक्सपेडिशन was abandoned because the Muhammad realized that the difficulties his army would face in the alien land। अब कहते हैं कि वो जो एक तरह से रिफॉर्म किए ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो भी क्या किया गया, तो एक तरह से अबेंडेड कर दिया गया। खुरासन एक्सपेडिशन को भी एक तरह से अबेंडेड कर दिया गया, मतलब उसको भी वो रोक दिए, क्योंकि इनको ऐसा लगा, जैसे उन्होंने रियलाइज किया कि इनके आर्मी को खास करके डिफिकल्टी हो सकती है उस एलियन लैंड। एलियन लैंड का अर्थ होता है कि किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे जमीन पे, किसी दूसरे जगह पे, वहां पर में जाने के बाद में इनके आर्मी को उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को भी बीच में ही अबेंडन कर दिए। एंड द सोल्जर्स रिक्रूटेड वेर द डिसबैंडेड, और जो सोल्जर्स को रिक्रूट की गई थी उस समय में उसको भी डिसबैंडेड कर दिया गया। सोचने वाली बात है यहाँ पर में कि अगर राजा सल्तन अगर सुल्तान उस तरह से होते तो ये चीज भी देख लेते कि हम जहां भेज रहे हैं वहां आर्मी जो है सो सही से, मेरा सोल्जर जो है वो सही से रह पाएगा कि नहीं, उस लैंड के ऊपर में सही से वो मतलब कवर कर पाएगा कि नहीं, अपने आप को बचा पाएगा कि नहीं। तो ये सब सारी की सारी प्रॉब्लम देख करके फिर अगर वो भेजते तो शायद इस एक्सपेरिमेंट में ठीक भी हो जाते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे कदम के लिए ही ये एक्सपेडिशन भी जो था वो खत्म हो गया और वो एक्सपेडिशन भी आगे नहीं बढ़ा। तो इसमें हम लोगों ने अभी खुरासन एक्सपेडिशन भी पढ़ा। अब हमारे पास में जो लास्ट पॉइंट है वह है कयासिल एक्सपेडिशन का। यह भी एक जगह ही था जिसको एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाहते थे, अपने कब्जे में करना चाहते थे। कहते कि टू सिक्योर द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत, अपने सल्तनत को एक तरह से बचाने के लिए नॉर्दर्न मतलब फ्रंटियर जो था, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कांगड़ा रीजन। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपने आर्मी को कांगड़ा रीजन की तरफ भेजा। अभी जो कांगड़ा रीजन का नाम आता है ना, जिसको अभी हम लोग मॉडर्न हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसको पहले कांगड़ा कहा जाता था। तो वहां पर भी इन्होंने क्या किया, अपने आर्मी को वहां पर में भेजा। नाउ आफ्टर एनेक्सिंग दिस रीजन द आर्मी प्रोसीड्स टुवर्ड्स द तिब्बत। अब क्या होता है, वहां से उसको जीतने के बाद में, इस जगह को एक तरह से कब्जा करने के बाद में, एनेक्सिंग करने के बाद में, वो जो सारे के सारे आर्मी थे इनके, वो कहां की तरफ चलते चले गए, तो तिब्बत की तरफ बढ़ते चले गए। एंड देयर इट सफर्ड हेवी casualties because it rained heavily in the mountainous region। कहते हैं कि वहां पर में जाने के बाद में हुआ क्या कि तो आर्मी को ना सफर करना पड़ा, क्योंकि उस माउंटेनियस रीजन में ना बहुत वर्षा हो रही थी। और वैसे भी हम लोग भी जानते हैं कि तिब्बत का जो वातावरण है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, उतना मतलब हम लोग की तरह नहीं होता। वहां बहुत ही एक तरह से ठंड पड़ती है, और खास करके वहां पर वर्षा का, माउंटेनियस रीजन में वर्षा का होना, ये जो था ना, वो एक तरह से इससे जो आर्मी वगैरह थे, इनके सोल्जर्स वगैरह थे, उनको क्या करना पड़ा, सफर करना पड़ा। नो अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरानी, अब हम लोग फिर आते हैं जियाउद्दीन बरानी के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ओनली हैंडफुल सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम दिस एक्सपेडिशन। कहते कि वहां से सिर्फ हैंडफुल सोल्जर्स, हैंडफुल का मतलब तो बहुत कम, या तो 10 हो, चाहे 12 हो, 15 हो या 8 हो, ऐसा ही कुछ मतलब गिनती इसमें माना जाता है। इतने ही सैनिक वहां से जो थे ना वो रिटर्न आ पाए। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, तो ये जो मेरा लास्ट पॉइंट था हम लोग का कयासिल एक्सपेडिशन, उसके बारे में। अब हम लोग फिर आगे के पॉइंट में आते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर में था 5 पॉइंट्स, और ये एक भी पॉइंट इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिमूव का जो था ना, वो एक भी पॉइंट इसमें से जो था ना, वो सही से वो कवर नहीं हो पाया। और यही कारण से कहते हैं कि हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरह से बैड किंग के रूप में भी जाना जाता है, मतलब मैड किंग के रूप में, पगला राजा के रूप में, क्योंकि इनके जितने सारे रिफॉर्म वगैरह थे ना वो सही से कामयाब नहीं हो पाया था। अब क्या होता है, ये सारे के सारे रिफॉर्म कामयाब जब नहीं होती है तो इसकी एक तरह से वो बहुत ही अनपॉपुलर हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द वेरी अनपॉपुलर। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ हिज स्कीम, इनके जो जितने सारे स्कीम वगैरह थे ना उसके कारण, तो एक भी स्कीम सही से उस समय में चला नहीं ना। ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द नोबेल्स। कहते हैं कि उस समय में इनकी जो एक तरह से ट्रस्ट था, विश्वास था नोबेल्स का, वो खो चुके। एंड द यूलेमा
एंड द कॉमन पीपल, और यूलेमा का भी और कॉमन पीपल का भी जो ट्रस्ट था वो एक तरह से खो बैठे थे। रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट इन द बंगाल, गुजरात, वारंगल एंड द अदर प्लेसेस। फिर बात में होती है क्या कि रिवॉल्ट जो है वो सब जगह छिड़ने लगता है, बंगाल से लेकर के, गुजरात से लेकर के, वारंगल से लेकर के और बहुत सारे अदर प्लेसेस में ये जो झगड़े वगैरह थे ना वो एक तरह से मतलब रिवॉल्ट जो था ना वो छिड़ने लगता है। टू पावरफुल रीजन वेयर, उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं जो टू पावरफुल किंगडम था जिसमें से एक नाम आता है आपका विजयनगर किंगडम का और दूसरा नाम आता है आपका बहमानी किंगडम का। एरोज इन द साउथ इंडिया, और ये जो थे वो आपका साउथ इंडिया में एक तरह से एरोज होता है, एंड द डेक्कन रिस्पेक्टिवली, मतलब साउथ इंडिया में भी और डेक्कन में भी ये दो पावरफुल किंगडम जो था वो एक तरह से उस समय में एराइज होता है। नौ, तो मोहम्मद बिन तुगलक लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, और बाद में जाकर के क्या होता है मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपने मतलब जो एम्पायर के ऊपर में उनकी जो पूरा का पूरा पावर रहता है ना वो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो लॉस्ट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। एंड ही डाइड इन 1351, और फिर 1351 में आकर के ये क्या कर लेते हैं, एक तरह से क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो था ना हम लोग का मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव का, ये 5 पॉइंट है। इसी 5 पॉइंट के कारण, इसी स्कीम के कारण ही एक तरह से ना ये अनपॉपुलर मतलब सुल्तान नाम के नाम से भी जाने गए।